माइटी एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि अब नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो बहुत बुरी तरीके से पक चुका होता है। मतलब यार हर तरफ न्यूज़ में माइटी एवेंजर्स के चर्चे चल रहे हैं और उनको सब रियल एवेंजर्स के नाम से जुबला रहे हैं। तो ये बात सुन के ऑसबॉर्न की तो हटेगी ना, लेकिन जब उसकी यहाँ पे हट रही होती है उसकी और मजीद हटाने के लिए उसकी जो अपनी टीम होती है, जो कबाल की टीम, वो गायब हो जाती है, उससे मिलने के लिए नहीं आती है। लेकिन वहाँ पे लोकी जो है आता है और अपनी चापलूसी करना शुरू करता है और बोलता है कि तुम्हें इस तरह करने की ज़रूरत है, तुम्हें वैसे करने की ज़रूरत है। और अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे वो एक इवेंट सेट करता है जिसके अंदर कार क्रिशन यानी एब्जॉर्बिंग मैन जो है प्रोजेक्ट पैकेजेस की फैसिलिटी के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे वो कॉस्मिक क्यूब की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एक विलन बन जाता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स की टीम यानी कि डार्क एवेंजर्स और माइटी एवेंजर्स दोनों आमने सामने खड़ी हैं उसे लड़ने के लिए, और इनके अपने डिफरेंसेस भी वो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनली कि इनकी ये कहानी आज कहाँ जाती है। तो अब आगे कहानी की शुरुआत लोकी के साथ होती है, जो कि सारे के सारे इवेंट्स के ऊपर इस वक्त नजर रख के बैठा हुआ है कि किस तरह से एब्जॉर्बिंग मैन ने सारी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। और कहता है तो फिर ले आया हूँ मैं तुम लोगों के सामने एक ऐसा खतरनाक इंसान जिसके सामने कोई एक अकेला इंसान खड़ा होकर लड़ ना सके। तो मेरे सामने पिम के सो कॉल्ड माइटी एवेंजर्स और दूसरी तरफ ऑसबॉर्न की अपनी एवेंजर्स की टीम जिसने उसको खुद अपनी ही डार्क इमेज के अंदर क्राफ्ट किया है। और अब ये दोनों ही मेरे पपेट्स और मेरे लिए डांस करेंगे। और यहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है चिल्लाते हुए, सबसे पहला ऑर्डर अटैक हमें करना होगा। क्रील ने जो है कितनी भी एब्जॉर्ब क्यों ना कर ली हो पावर कॉस्मिक क्यूब की, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस जरूरी होगी। वो जो है उसके पास इतनी शक्ति है कि वो रियलिटी को चेंज तो कर सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा समझदार नहीं है। वो एक इडियट मैन है, उसको नहीं पता है कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है सारी शक्तियों को और किस तरह कॉन्सेंट्रेट करना है। और यही हमारे पास चांस है उससे निपटने के लिए। तो मेरे कहने के मुताबिक उसके ऊपर जोरदार अटैक हमें करना चाहिए। और वहीं पे हॉकाई बोलता है कि बहुत बढ़िया प्लान बॉस, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेरी तीरों से उसके ऊपर कोई भी असर होने वाला है। वो टकरा के ऐसे उसके ऊपर से गिर रहे हैं जैसे वो स्नोफ्लेक हो। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि ऑसबॉर्न तुमने सारा का सारा प्लान बिल्कुल घटिया बनाया है, मतलब तुम्हारा प्लान जो है बिल्कुल बेकार है। तो वहीं पे ऑसबॉर्न पीछे पलटकर बोलता है कि पिम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टीम के खिलाफ मेरे लिए ऐसे अल्फाज निकालने की। मैं जानता हूँ कि उसके पास कॉस्मिक क्यूब की पावर ज़रूर है, लेकिन उसकी फुल रेंज और एबिलिटीज अभी भी नहीं है। बेसिकली कॉस्मिक क्यूब को एक शेप चाहिए होता है उसके अंदर फंक्शन करने के लिए। यहाँ पे इसकी कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो वहीं पे पेम बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारी टीम में सेंट्री है जिसके पास पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स है और मेरे ख्याल से वो आसानी से उससे निपट सकता है। तुम्हें पे ऑसबॉर्न बोलता है कि बॉब जो है वो एक स्पेशल केस है, उसको हम इस तरह हर जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको यूटिलाइज करने का एक सही वक्त और सही तरीका होता है। पिम बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास इस वक्त कोई ना कोई तरीका तो होगा ही उसको हैंडल करने के लिए। तो कहता है ऑफ कोर्स, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, सेंट्री मेरे ऑर्डर्स के मुताबिक उसको ख़त्म कर डालो। और वहीं पर सेंट्री बोलता है कि जैसा तुम कहो ऑसबॉर्न, और वो फुल स्पीड से उड़ते हुए आता है और ऑब्जर्विंग मैन को जोरदार एक पंच मारता है जिससे उसकी भी हालत थोड़ी टायर्ड हो जाती है। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि दिस इज आयरन पेट्रियट टू द हैमर फाइल डिपार्टमेंट। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अभी जो है हर एक प्रोजेक्ट पैकेजेस के रिलेटेड, कॉस्मिक क्यूब के रिलेटेड हर एक फाइल को मेरे सिस्टम में डाउनलोड किया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी बात से डिसएग्री कर सकूँ जो अभी पिम ने मुझसे कहा है। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते कि जो अगर ऑसबॉर्न जो है फाइल से निकलवाने की कोशिश कर रहा है, इंटेल निकलवा रहा है, तो तुम्हें उनको हैक करके मुझे मेरे साथ भी शेयर करना ही होगा। तो कहता है कि आई डोंट नो डॉक, मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं ऑसबॉर्न की पर्सनल फाइल्स की जो कि उसके ऑस्कॉर्प सेंटर के अंदर है। ये काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर होगा। तो वहीं पे जारविस बोलता है कि मास्टर चो, मेरे ख्याल से मैं इसमें आपकी कुछ मदद तो कर ही सकता हूँ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत सारे जंक फूड यहाँ पे लेकर आ रहा होता है। तो जो बोलता है कि जंक फूड, जारविस तुम तो सच में बेस्ट हो यार, मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ घूमा हूँ, हरकुलिस, हल्क, कैप, लेकिन तुम यार अब तक के मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट एवेंजर्स बन के रह गए हो। तो जारविस बोलता है कि कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा काम ही है। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि ठीक है, मुझे फाइल्स रिसीव होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इडियट्स ये सारी चीज़ें भगाओ, मुझे सिर्फ कार्ल क्रिशल के बारे में जानना है कि वो उसकी पावर्स किस तरह से काम करती हैं। और इस तरह वो फाइल्स के अंदर पढ़ रहा होता है कि सब्जेक्ट क्रिशल क्रील ए के एब्जॉर्बिंग मैन
जिसके पास अलग ही किस्म के एट्रिब्यूट्स और ट्रिब्यूट आए हैं। बताया जाता है कि इसको सुपर ह्यूमन पावर्स जो हैं एक आसगार्डियन मैजिक के तौर पे मिली गई थी, लेकिन इसके मैजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ साइंटिफिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिसको हम एक्सप्लॉइट कर पाए हैं। प्राइमरीली हमें ये बताया जा रहा था कि इसकी एबिलिटी जो है एब्जॉर्ब करने की किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को या कंस्ट्रक्ट या एनर्जी सोर्स को, वो सिर्फ लिमिटेड है और वो चेन और बॉल के जरिए ही कैरी आउट की जा सकती है, और इसीलिए वो उतने टाइम तक उसको अपने साथ लेके घूमा करता था क्योंकि वही दरअसल उसकी सारी की सारी पावर्स का सोर्स माना जाता था। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पे मैजिक की साइंस के बारे में स्टडी चल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ कहाँ जाने वाली है। तो वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि हेनरी, मेरे ख्याल से तुम्हें इस बात से ज़्यादा खुश होने से इस जो मैटर के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे सामने है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑसबॉर्न का चहीता शेर जो है वो उसके सामने फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सेंट्री हम देखते हैं कि यहाँ पे उसको पंचेस मारे जा रहा होता है लेकिन वो यहाँ से हिल भी नहीं रहा होता। और सेंट्री बोलता है कि तुम आखिरकार गिरते क्यों नहीं हो, मेरे पास पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स है। तो ऑब्जर्विंग मैन बोलता है कि हाँ यार, मैं जानता हूँ इस बात को, तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, और तुम्हें ये भी याद होगा अच्छी तरीके से कि मैंने तुम्हारी पावर्स को 2 बार एब्जॉर्ब भी किया है। तो गेस व्हाट ब्लॉन्डी, अब मेरे पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं कि मैं तुम्हारी सारी की सारी शक्ति को एक ही वक्त में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली शक्ति क्या होती है, कॉस्मिक पावर की असली शक्ति क्या है, इसके जरिए मैं कैसे रीशेप कर सकता हूँ रियलिटी को, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी रियलिटी को भी। मैं तुम्हें क्रश कर सकता हूँ, मैं तुम्हें रीशेप कर सकता हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें डिवाइड कर सकता हूँ। तो वहीं पे हम देखते हैं कि वो सेंट्री को पकड़ता है और उसको अजीब व गरीब तरीके से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और वहाँ पे सेंट्री चिल्लाता है कि ये सब तुम ये क्या कर रहे हो, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं उनको महसूस कर सकता हूँ, तुम तो हमें आपस में तोड़ रहे हो, नहीं, तुम्हें ये रोकना होगा वरना मेरा दूसरा हाफ, डार्क हाफ जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कार्ल किशर जो इसको एब्जॉर्ब करना जब शुरू करता है तो वो अपनी पुरानी फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाता है, जब सेंट्री और वॉइड अलग अलग हुआ करते थे, और इस तरह से वो दोनों जो उस एस्पेक्ट हैं वो उसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। और वहाँ पे अब्जॉर्बिंग मैन बोलता है कि जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अब आपस में लड़ के अपना काम तमाम कर देना, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वॉइड और सेंट्री एक बार दोबारा अलग हो चुके हैं। वहीं पे वॉइड बोलता है लगता है कि गोल्डन गार्डियन ऑफ गुड से इतने दिनों के बाद मुलाकात दोबारा हो ही गई। तो यहीं पे सेंट्री बोलता है कि फॉर द लास्ट टाइम वॉइड, तुम्हें ये सब बंद करना होगा। लेकिन यहीं पे दूसरी तरफ उन दोनों के बीच जबरदस्त किस्म की एक फाइट शुरू होती है जहाँ पे वॉइड और सेंट्री दोनों आपस में टकराना शुरू करते हैं। तो वहीं पे मिस मार्वल बोलती है क्या किसी को ये चीज़ नजर आ रही है कि यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है, बीइंग्स के पास इस वक्त इतनी ज़्यादा शक्ति है, तो ये चाहें तो हमारी पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वहीं पे कैप्टन मार्वल बोलती हैं कि ऑसबॉर्न, मेरे ख्याल से सिर्फ यहाँ पे तुम ही हो कि जो बॉब को समझा सकता है और उसको मना सकता है, तो तुम्हें ये कुछ ना कुछ उससे बातचीत करके रोकना ही पड़ेगा। तो वो कहता है कि इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता हूँ वुमेन, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ और तुम भी तो एक साइकाइट्रिस्ट रह चुकी हो, तो क्यों ना तुम उससे बात करने की कोशिश करो। तो वो कहती है कि लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। इतनी देर में हम देखते हैं कि ऊपर से एक पंच आता है मिस मार्वल के ऊपर और वो उसको जोरदार पंच मारता है, और वहाँ पे मिस मार्वल बोलती है कि ये तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो। और हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे वो मिस मार्वल को पंच मार के उनके असली फॉर्म में ले आता है, यानी कि मून स्टोन वाली फॉर्म में, और कहती है कि ये क्या, मैं दोबारा मून स्टोन बन गई हूँ क्या, अभी मुझे कार्ल क्रिशर ने रियलिटी पंच मारा है। ये तो आज तक की सबसे ज़्यादा स्टूपिडेस्ट थिंग है जो कि मेरे साथ हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कार्ल क्रिशर की रियलिटी वॉर्पिंग पावर्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि वो जो चाहे किसी के साथ कर सकता है। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि हाँ, वाकई में लगता है कि इसकी शक्तियाँ वाकई में प्रॉमिसिंग नज़र आ रही हैं। और वहीं पे नॉर्मन ऑसबॉर्न वो फाइल्स अभी भी रीड कर रहा होता है और उसमें फाइल से बताया जा रहा होता है कि अर्लियर टेस्ट ने हमें ये बताया कि कार्ल क्रिशर की जो चेन और बॉल हैं वो चाहे उससे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर एक बार कार्ल क्रिशर ने किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करा है तो वो उसकी बॉल और चेन जो ऑटोमेटिकली उसी चीज़ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। और हमें इसी उम्मीद के अंदर हम कार्ल क्रिशर को यहाँ पे लेकर आए थे न्यूरल स्क्रैम्बलर के अंदर, ताकि हम इसकी चेन और बॉल और उसकी जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर जो है हम एक्सपेरिमेंट्स करके पता लगा सकें, इसको स्टडी कर सकें, और इसलिए कॉस्मिक क्यूब को हमने वहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि जरा एक मिनट, इस क्लिप को थोड़ा सा रिवाइंड करना, और वो बोलता है कि इसका मतलब ये बॉल और चेन जो कि उसकी प्रॉपर्टी के साथ चेंज होती है वो अभी भी यहीं कहीं मौजूद है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। और वहीं पे हैंक पिम पीछे से बोलते हैं इसका मतलब कि उसके पास भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि कॉस्मिक क्यूब की प्रॉपर्टीज़। और ऑसबॉर्न और पिम दोनों एक साथ ये बात जान जाते हैं कि कार्ल क्रिशर की जो चेन और बॉल है वो भी इसी कहीं मलबे के अंदर दबी हुई है, कि जैसे कि अब इसके पास कॉस्मिक क्यूब की पावर्स आ चुकी हैं तो उसकी चेन और बॉल के अंदर भी वही कॉस्मिक क्यूब की पावर आ गई है। और वहीं पे ऑसबॉर्न बोलता है कि वो मेरी है, लेकिन पिम बोलता है कि नहीं, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता हर्क, मैं ऑसबॉर्न के पीछे जा रहा हूँ, सारी की सारी ट्रूप को अब तुम इंचार्ज हो। तो वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि ठीक है पेम, जैसा तुम कहो। तो वहीं पे यूएसए बोलता है कि जरा एक मिनट यार, तुमने हरकुलिस को चार्ज बना दिया, तो मैं यहाँ क्या सिर्फ मजाक करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि जो प्रोजेक्ट पैकेजेस के लेआउट चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कि वो चेन और बॉल इस वक्त कहाँ हो सकती है, इससे पहले कि वो ऑसबॉर्न के हाथ लग जाए। तो वहीं पे जो बोलता है कि डॉक, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा वक्त नहीं है हमें किसी साइड मिशन पे जाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस वक्त 2 गॉड लाइक बीइंग्स यानी कि एब्जॉर्बिंग मैन, सेंट्री और वॉइड आपस में सारे एक साथ लड़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ जो है बुरा हो सकता है। तो कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त ऑसबॉर्न को उस कॉस्मिक क्यूब की पावर्स के बारे में पता चल गया है, हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त कुछ और हो गई हैं। लेकिन वहीं पे जकोस्टा बोलता है अमेडियस, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है प्लीज़, मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक अजीब और गरीब चीज़ को डिटेक्ट कर रही हूँ। लेकिन अमेडियस बोलता है कि जरा एक मिनट जकोस्टा, मैं इस वक्त किसी चीज़ के दरमियान फंसा हुआ हूँ,
डॉक्टर आप लेफ्ट कॉरिडोर को तरफ चले जाइए, वहाँ से आपको रास्ता साफ है। और वहीं पे जारविस भी बोलता है कि हरी अप सर, इससे पहले कि ऑसबॉर्न आपसे आगे निकल जाए। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जोकोस्टा बोलती है कि मेरी बॉडी, मेरी एक और होस्ट जो है यूनिट 12013, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उसके कोड के अंदर एक एरर आ जाता है 110011 करके, और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं कहीं दूर इन्फिनाइट मैंशन के अंदर एक अलग जोकोस्टा की बॉडी के अंदर। और हम देखते हैं कि वो बॉडी उसकी अचानक जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और वहाँ पे अजीब व गरीब कोड्स उसके अंदर चलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि जब वो स्टेबल होती है तो उसकी आंखें लाल हो चुकी होती है और उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि अल्ट्रॉन लिव्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी हमारे पास एक मुश्किल ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन माइटी एवेंजर्स के लिए एक नई मुश्किल सामने आने वाली है। और वो मुश्किल कोई छोटी नहीं बल्कि अल्ट्रॉन की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अल्ट्रॉन ने जोकोस्टा को हैक कर लिया है और वो उसके अंदर अभी भी जिंदा कहीं घूम रहा है। और वहीं पे कार्ल क्रिशर सबके आसानी से निमट रहा होता है और बोलता है कि स्टूपिड एवेंजर्स अभी भी मेरे रास्ते के अंदर आ रहे हैं, कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया करो, कभी तो मुझे कोई चांस लेने दिया करो। और वो ज़बरदस्त तरीके से, यानी बहुत ही ज़्यादा आसानी से इनकी जो है दुर्गत बना रहा होता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो स्पाइडरमैन को एक पंच मारता है और स्पाइडरमैन जो है स्कॉर्पियो के अंदर बदल जाता है, जो कि वो पहले कभी हुआ करता था। और वेनम सिम्बियोट वहाँ से आज़ाद हो जाता है और स्कॉर्पियन बोलता है कि ये दरअसल हो क्या रहा है, मैं दोबारा स्कॉर्पियन बन गया हूँ और मेरा सिम्बियोट मुझसे अलग हो गया है। नो वे, ये कैसे हो सकता है आखिरकार। तो वहीं पे अब्जॉर्बिंग मैन बोलता है मूनस्टोन और स्कॉर्पियन, नहीं यार ये नहीं हो सकता, मतलब तुम लोग तो मास्टर्स ऑफ ईविल के मेंबर हो और तुम लोग अब अवेंजर्स बने हुए हो और तुम लोगों ने अपनी टीम के अंदर मुझे इनवाइट तक नहीं करा, बहुत अफसोस की बात है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर्स दूर खड़े होकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो पूछती है कि फ्रैंक क्या वो लोग तुम्हें दिख रहे हैं, हमारी लाइव फीड तो इस वक्त बंद हो चुकी है, लेकिन हाँ मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड जरूर कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वेनम सिम्बियोट जो है वो क्विक सिल्वर के पीछे लग जाती है और बोलता है कि क्विक सिल्वर टू बेस, मुझे एक असिस्टेंस की एक्वायरेंस है, ये वेनम जैसी चीज़ जो है मुझसे अटैच होने की कोशिश कर रही है, तो मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे अपने पास से हटा सकता हूँ। और वहीं पे जोकोस्टा बोलती है कि ओ सॉरी पीटरो, मैं कुछ और बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन मेरा सिस्टम थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन हो गया था, लेट मी सी कि मैं इसके बारे में क्या कर सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू आवर फाइल्स सिम्बियोट जो है उनकी दो वीकनेसेस हैं, एक फायर और एक सोनिक्स। तो वहीं पे क्विक सिल्वर बोलता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि दूसरा वाला वो मैं कर सकता हूँ, यानी कि सोनिक्स। और हम देखते हैं कि वहीं पे क्विक सिल्वर एक जोर से भागना शुरू करता है और एक सोनिक बूम पैदा होता है जिसकी वजह से सिम्बियोट उसे चीखता हुआ दूर भागता है और बोलता है यार आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि इस तरह की चीज़ें स्पाइडरमैन को बॉदर कर रही थी। और यहाँ से हम बैटल के अंदर एक अलग जगह शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एक अलग ही तमाशा चल रहा है, यानी कि हेरक्यूलिस ने यहाँ पे विजन को अपने हाथों के अंदर उठाया हुआ है और वो इसको एक एरो की तरह पॉइंट करते हुए फेंक रहा है। तो विजन बोलता है कि तुम्हारी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथ के ऊपर मैं कोई सवाल नहीं करूँगा हेरक्यूलिस, लेकिन फिर भी। तो बोलता है कि फ्रेंड विजन, इस वक्त हम लोग जो है कि ऐसे आदमी से लड़ रहे हैं जो कि अपनी फुल क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है और तुमने अपनी बॉडी को इस वक्त कितना ज़्यादा सॉलिड कर लिया कि वो तकरीबन डायमंड जैसी हो गई है, तो तुम उसको तोड़ने के लिए एक परफेक्ट वेपन हो। मैं तुम्हें इतनी स्पीड से उसकी तरफ फेंकूंगे, तुम डायमंड की तरह जाके उस पर लगोगे, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन का बना हुआ है तो वो ज़रूर चकना चूर होकर रह जाएगा मिलियंस ऑफ पीसीस के अंदर। तो बोलता है कि वेरी वेल हरक्यूलिस, तुम मुझे फेंकने की कोशिश करो जितना ज़्यादा तेज़ हो सके, बाकी मैं अपने नेविगेशन से संभाल ही लूँगा। तो बोलता है कि हाँ तुम्हें जो करना है करो और उसको छोड़ना नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि हरक्यूलिस विजन को उठा के एक झटके में ही बहुत दूर फेंकता है और विजन क्योंकि इस वक्त अपनी डायमंड की फॉर्म में होता है, डायमंड जितना स्ट्रांग होता है तो वो उसके हाथ के ऊपर जैसे ही टकराता है उसका पूरा हाथ शैटर होकर रह जाता है। लेकिन वहीं पे विजन चिल्लाना शुरू करता है और बोलता है कि कॉस्मिक रेडिएशन, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी इस बॉडी के ऊपर भी ये मेरे मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जो है इफेक्ट करना शुरू कर रही है। और वहीं पे एब्जॉर्बिंग मिलता है कि नाइस ट्राई रोबोट मैन, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी बॉडी के अंदर इस वक्त हर एक एटम को कंट्रोल कर रहा हूँ, इस चीज़ ने मुझे ज़रा सा स्लो तक नहीं किया। और वो अपना हाथ जो है दोबारा ग्रो कर लेता है और बोलता है दूसरी तरफ अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हें रियलिटी का ज़बरदस्त किस्म का डोज मैंने दे दिया है। लेकिन केसी आती है और बोलती है कि नहीं प्लीज़ प्लीज़ विजन तुम ठीक रहना। लेकिन हम देखते हैं कि दरअसल जब वो यहाँ पे गिरता है तो वो अपने अलग अलग दो फॉर्म के अंदर आ चुका होता है, जो कि एक आयरन लैड होता है और एक विजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि यंग एवेंजर्स की टीम के अंदर आयरन लैड जो था वही इनके विजन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो इतने टाइम से उसकी बॉडी के अंदर ही रह रहा था, लेकिन अब जो है वो उसकी बॉडी से अलग हो गया है। और यहीं पे केसी बोलती है कि ये सब चल क्या रहा है। तो बोलता है कि केसी ये मैं ही हूँ, मैंने इतने अरसे से तुम्हें देखा नहीं लेकिन फाइनली मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। तो वो कहती है कि नहीं ये सब कुछ सच नहीं हो सकता है, तुम यहाँ पे वापसी नहीं आ सकते हो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न और पिम की आपस में रेस लग रही होती है उस कॉस्मिक क्यूब तक पहुँचने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम की जो मदद जो कर रहा होता है और वहाँ पे ऑसबॉर्न वो तो स्पीड से भागता हुआ जा रहा होता है उसको क्यूब को लेने के लिए। और फाइनली वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उसकी बॉल और चेन को कंटेन करके रखा होता है और वो भी इस वक्त कॉस्मिक क्यूब की पावर की वजह से चमकना शुरू कर देती है। और वहीं पे हैंक पिम उसके पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ, बस अब ये मेरी ही होने वाली है। लेकिन इससे पहले कि हैंक पिम उसको छुएं या हाथ लगाएं, पीछे से एक दरवाज़ा टूटा और ऑसबॉर्न वहाँ पे आता है और बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच ही गया हूँ और जीत मेरी ही हुई है। एक टच की ज़रूरत है और हर एक चीज़ जिसको मैं चाहता हूँ वो मेरी हो जाएगी, हर एक चीज़ जिसको मैं डिजर्व करता हूँ वो मेरी हो जाएगी। लेकिन यहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो ऑसबॉर्न, तुम तो ऑलरेडी इसको टच कर सके हो, तुमने तो 2 मिनट पहले ही कॉस्मिक क्यूब को हासिल कर लिया है, तो तुम ये दोबारा से रियलिटी को ऑल्टर करने की क्यों कोशिश कर रहे हो। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि क्या ये सब तुम क्या बातें कर रहे हो।
तो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया तुम्हारे इशारों पे क्यों नाच रही है, तुम दुनिया के ऊपर राज क्यों कर रहे हो? तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम जैसा सुपर विलन दुनिया के ऊपर राज कर सकता है और किसी को कोई भनक नहीं पड़ेगी, किसी को कोई खबर नहीं होगी? ये तुम कर ही नहीं सकते थे। ये तुमने सब कॉस्मिक क्यूब की मदद से किया है। तुमने कॉस्मिक क्यूब की मदद से ये रियलिटी चेंज करी थी, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे कंफ्यूज होकर रह जाता है और बोलता है कि लेकिन मैंने तो अभी तक इसको छुआ तक नहीं है, तो ये सब कैसे हो रहा है मतलब। लेकिन वहीं पे हैंक पिम अपना साइज बड़ा करते हैं और उसको टक्कर मारते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा माइंड गेम था जो मैंने तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश करी। मतलब हैंक पिम ने यहाँ ज़बरदस्त तरीके से अपना दिमाग चलाया और ऑसबॉर्न को ऐसी बातों में उलझा दिया जिसमें वो कंफ्यूज होकर रह गया। और उसी स्प्लिट सेकंड के अंदर हैंक पिम बड़े होते हैं और इस बॉल और चेन को अपने हाथों में ले ही लेते हैं और बोलते हैं कि लगता है कि अब देखना ही पड़ेगा कि हमारा लिटिल सन एक्सपेरिमेंट उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। और वहीं पे केसी बोलती है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम सच में यहाँ मौजूद हो, क्योंकि क्रिल जो है अपनी रियलिटी वार्पिंग पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। तुम आयरन हैंड हो ही नहीं सकते हो। तो बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा रियल फील हो रहा है केसी, लेकिन तुम बताओ कि तुम कैसी हो। तो हमें केसी बोलती है लेकिन तुम तो फाइट में हमारी मदद कर रहे हो ना, और अगर सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो गई तो तुम वापसी विजन की बॉडी में चिपक के रह जाओगे। तो कहता है कि हाँ ये तो होना ही है, लेकिन हम क्या करें, हम गुड गाइज हैं, हमें एक अच्छी फाइट तो लड़नी होगी ही ना, क्योंकि एवेंजर्स ऐसा ही करते हैं। सही कहा ना मैंने? तो केसी कहती है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और वहीं पे विजन बोलता है कि हरक्यूलिस तुम्हें वापसी देख के काफ़ी खुशी हो रही है, लगता है कि ये अब्जॉर्बिंग मैन काफ़ी सारे ट्रिक्स अपने साथ लेकर आया है। वहीं पे हरक्यूलिस बोलता है कि सही कहा तुमने एवेंजर, लगता है कि इस बार हमारा मुकाबला किसी खतरनाक विलन से फाइनली हो ही गया है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है मेरे दोस्त, मेरे साथ चलो, हम इससे निमट के ही रहेंगे। और वहीं पे हॉकाई और वो जो है आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वहीं पे हॉकाई बोलता है कि यार इन लोग के ब्रोमांस को देख के तो मेरी अब हटना शुरू हो गई है, मुझे मौका मिले तो मैं इन दोनों का ही काम तमाम कर देता हूँ ताकि इनकी बकबक से जान तो छूटे। तो वहीं पे डैकिन बोलता है कि नहीं यार, मैंने सुना है कि इस तरह के रेलेक्स के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, हमें न्यू ब्लड के लिए यार जगह बनानी चाहिए, नए लोगों को मौका देना ही चाहिए, ये क्या किसी बेटे पुराने एवेंजर्स चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन वहीं पीछे से आवाज़ आती है कि एक्चुअली मेरे ख्याल से तुम लोगों को रास्ते से हट जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर अब आ चुका है। और इस तरह देखते हैं कि हैंक पिम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और उस बॉल और चेन को अपने हाथ में लेकर आ रहे होते हैं और वहीं पे सब देख के घबरा जाते हैं कि ये सब अब हो क्या रहा है। और हैंक पिम उस बॉल और चेन को घुमाते हैं और बोलते हैं कि क्रील अब लगता है कि तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन का मजा चखाना पड़ेगा कि वो कैसा लगता है। और वो उसको उस बॉल और क्यूब से मारना शुरू करते हैं और हैंक पिम बोलते हैं कि देखो गॉड लाइक पावर मीट्स गॉड लाइक वेपन। ये तो पुरानी किताबों में लिखा गया है कि आग को आग से ही मिटाया जा सकता है, पत्थर को पत्थर से ही जवाब देना चाहिए, और उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं आज तुम्हें हरा के रहूंगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि सब के एकदम होश उड़ चुके उधर बोलते हैं कि इम्प्रेसिव। वहीं पे यूएस एजेंट बोलते हैं कि नहीं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट टाइम उसने ऐसी कुछ ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी तो वो बहुत बुरी तरीके से बैकफायर की थी, और मुझे नहीं लगता कि इसके पास ज़्यादा टाइम है यहाँ पे कुछ करने के लिए, हमें ये सब चीज़ें संभालनी होंगी, वरना यहाँ पे तुम देख सकते हो कि किस तरह जीनी जो है बोतल के अंदर से निकल चुका है और वो चाहे तो इस पूरी दुनिया को आसानी से बर्बाद कर सकता है। और यहाँ पे वो बात सेंट्री और द वॉइड की कर रहा है। और यहीं पे हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न यहाँ पे रोता हुआ बैठा होता है, मतलब अफसोस के अंदर, और बोलता है कि हर चीज़ मेरे पैरों के नीचे से जा रही है, क्या वाकई में ऑसबॉर्न मैं ये हूँ, क्या मैं वाकई में इसके ऊपर मुझे रोना चाहिए, मैं एक पैथेटिक वीकलिंग हूँ। और यहीं पे वो बैठ के अपने आप को कोस रहा होता है, उसकी जो गॉब्लिन वाली आवाज़ होती है वो उसको बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम एक बहुत ही बड़े कॉवर्ड हो। तो कहता है कि मैं और इसके अलावा क्या करूँ, यहाँ बैठ के प्रे करूँ कि कोई मेरिकल मेरे सामने हो जाए। तो वहीं पर हम देखते हैं कि लोकी अदर बोलता है कि क्यों नहीं, तुम मेरिकल के लिए क्यों दुआ नहीं करते हो, जबकि एक गॉड तुम्हारे पास है जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मौजूद है। तो बोलता है कि लोकी, तो कहता है कि हाँ बिल्कुल माय फ्रेंड, और आज मैं वहाँ पे तुम्हारे पास कोई चीज़ लेकर आया हूँ जो कि तुम्हें इस बैटल के अंदर जितवा सकती है, ये तुम्हारी सेल्वेशन है। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि ये आखिर क्या चीज़ है। तो कहता है कि ये एक स्पेल ब्रेकर सॉर्ड है और ये एसगार्ड की बनाई हुई है, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कि किसी भी एसगार्डियन मैजिक को जो है बर्बाद कर सकती है, उसको अंडू कर सकती है। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे लोकी ने जो फसाद मचाया है उसकी दवाई भी निकाल के रखी हुई थी पहले से, ताकि वो ऑसबॉर्न का विश्वास पूरी तरीके से जीत सके। लेकिन यहीं पे कार्ल क्रिशर जो है अपने चेन और बॉल को पकड़ लेता है और बोलता है कि वाकई में पिम तुम इतना ज़्यादा समझदार हो, मुझे लगा नहीं था, तुम मेरी ही बॉल से मुझे ही मारने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अब तुम इसके बाद क्या करने वाले हो कि पपॉय को जाके स्पेनिश दोगे और कहोगे कि मुझसे आगे लड़े। वाकई में पिम तुम इतने ज़्यादा डम हो गए, मैंने सोचा नहीं था। लेकिन वहीं पे न्यूज़ रिपोर्टर बोल रही होती है इसको रोल करते रहना, मुझे लगता है कि मामला अब हाथ से निकलने वाले हैं, दोनों एवेंजर्स की टीम वो गिरते ही जा रही हैं, क्योंकि पिम का जो प्लान था वो भी फेल हो चुका था और अब उसकी चेन और बॉल भी वो उसी के पास आ चुकी थी। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि लोकी आता है उन सारे लोगों के ऊपर अपना स्पेल कास्ट करते हुए बोलता है कि नहीं अब तुम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं करोगे, अपने माइंड्स को बिल्कुल साफ कर दो, जो तुम पहले देखते हुए थे उसको बिल्कुल भुला दो, अब जो तुम्हारे सामने होगा तुम उसी को देखोगे किस तरह से आसमान के अंदर से एक आदमी आता है और आज इस दिन को बचाएगा, एक चैंपियन जो कि उड़ता हुआ आएगा उस रेड ब्लू और वाइट आर्मर के अंदर, वो सारे के सारे फसाद को ख़त्म करेगा। मतलब लोकी ने यहाँ पे लोगों का माइंड वॉश कर दिया ताकि वो ऑसबॉर्न को दोबारा एक बार हीरो समझ सकें। और इस तरह देखते हैं कि ऑसबॉर्न आता है वहाँ से उड़ते हुए और तलवार को सीधा एब्जॉर्बिंग मैन के सीने के अंदर आर पार कर देता है और बोलता है कि ये मेरे लोगों के लिए है, ये प्लेनेट अर्थ के लिए है।
और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो तलवार और एब्जॉर्बिंग मैन उसकी पावर्स सब के सब यहाँ से गायब हो जाते हैं और सारी की सारी रियलिटी वापसी वैसी हो जाती है जैसे वो पहले थी। और ये एब्जॉर्बिंग बोलता है कि व्हाट द हेल यार, मेरी सारी शक्तियाँ ये कहाँ चली गई। और सेंट्री बोलता है कि मैं एक बार दोबारा वैसी हो गया हूँ, थैंक गॉड। क्या तुम लोगों को मुझ पर ज़रा सा भी डब था इस बारे में कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। वहीं पे यूएस एजेंट बोलता है कि नहीं सर, हमें कभी भी आप पे डाउट नहीं था। तो वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि वॉकर, क्या तुम उसकी साइड लेना बंद करोगे। तो वहीं पे पिम बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारा का सारा थ्रेड जो है वो ओवर हो चुका है, हमारे लिए यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऑसबॉर्न यहाँ पे अब क्योंकि उसने सिचुएशन को अपने अंदर कंट्रोल कर लिया है, एब्जॉर्बिंग मैन को हरा दिया दुनिया के सामने, अब वो यहाँ पे चौड़ा बनना शुरू हो जाता है और बोलता है कि जैसा कि मैंने तुमसे और तुम्हारी टीम से पहले ही कहा था कि मेरी टीम ने सब कुछ अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारा एक ऐसा ग्रुप जिसको कोई यहाँ पे जगह नहीं देता है वो यहाँ पे आने की कोशिश करा और इस क्राइसिस को और ज़्यादा लंबा कर दिया, जबकि अगर इससे मैं निपट रहा होता तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसको ख़त्म कर चुका होता। लेकिन हरकुलिस बोलता है कि बस करो, अपनी जहरीली ज़बान मेरे सामने मत निकालो ऑसबॉर्न। लेकिन वहीं पे हैंकमैन बोलते हैं कि आराम से हरकुलिस, आराम से, उसको जो कहना है उसको कहने दो। और वहीं पे जो है नॉर्मल ऑसबॉर्न बोलता है कि हम जो है एक नेशन है जहाँ पे ग्रेट ऑर्डर्स और लॉज को फॉलो किया जाता है और मेरे एवेंजर्स यानी कि दी एवेंजर्स उनको आज यहाँ पे ऑनर करना चाहिए, जो कि उनके बारे में गलत गलत बातें फैलाई जा रही थी। हम लोग कोई लॉलेस विजिलेंटीज नहीं है तुम लोगों की तरह, जो कि बिना किसी नाम के यहाँ से वहाँ घूमते रहे। नाउ जेंटलमैन, मैं वाकई में चाहूँगा कि तुम लोग यहाँ से फौरन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, लेकिन सिर्फ कैप्टन वॉकर यहाँ पे रुक सकते हैं। तो बोलते कि मैं सर, मैंने ऐसा क्या किया है। तो बोलते कि तुम जो हो हमारे मेंबर रह चुके हो अमेरिकन आर्म फोर्सेस के, और इस वक्त तुम इन भगोड़ों के साथ घूम रहे हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे रैंक से स्ट्रिप करता हूँ और तुम्हें तुम्हारा खिताब यूएस एजेंट मैं तुमसे छीनता हूँ। तुम्हें पे हरकुलिस बोलता है कि नहीं, और क्विक सिल्वर बोलता है कि पिम, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन वहीं पे हैंकमैन बोलते हैं कि जो, क्या तुम मुझे कॉपी कर रहे हो, क्या तुम्हें वो रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं जो मैंने गूगल से तुम्हें सेंड करी हैं। तो कहता है कि हाँ मुझे मिल तो रही है, लेकिन उसका करना क्या है। तो बोलता है कि सेक्टर 12 को इनलार्ज करो, इनहेंस करो और सेव करके रखो, मुझे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम उसके अच्छे से जांच पड़ताल करो और बाकी के सब मेरे साथ चलो, हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो क्विक सिल्वर बोलता है कि क्या मतलब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से ऑसबॉर्न की सब चर्चा करना शुरू कर देते हैं और न्यूज़ रिपोर्टर वाले वापसी उसके चहीते होकर रह जाते हैं। और ऑसबॉर्न बोलता है कि देखा, इस तरह से काम को निपटाया जाता है। और इस तरह यहाँ से सब वापसी अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन हरकुलिस और यहाँ पे बाकी मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि हमें जो है यूएस एजेंट को अपने साथ लेना चाहिए था, इस तरह से उसको वहाँ छोड़ के नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, हमें पास और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है जिसके ऊपर हमें काम करना है और तुम लोगों को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो वहीं पे बोलता है कि डैम पिम, तुम्हें क्या लगता है कि हम सब तुम्हारे प्यादे हैं और तुम हमें इस तरह ही कुर्बान करते रहोगे कि करके। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि देखो, हम सब किसी ना किसी गेम के अंदर पीसीस हैं पीतरो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम में से प्लेयर कौन कौन है जो इस गेम को खेल सकेगा। विजन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लैब के अंदर चलो, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ दिखानी है। और वहीं पे हैंक पिम लैब के अंदर इंटर होते और बोलते हैं कि मुझे कहो कि तुमने वो ढूंढ लिया है। तो जारविस बोलता है कि यस सर, बिल्कुल हमने तलाश कर ही लिया है, वो क्राउड के अंदर छुपा हुआ था। तो वहीं पे जो बोलता है कि हाँ आपका शक बिल्कुल ठीक था कि ये लोकी ही था। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं क्या रेटिना स्कैन से कंफर्म हो गई है ये बात। तो बोलते हैं कि बिल्कुल, रेटिना स्कैन ने इसको कंफर्म कर दिया है। और वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि देखा, आखिर में देखा, जीत साइंस की होती है और यही मेरा सबसे बड़ा मैजिक है। और हाँ लोकी, गॉड ऑफ मिस्चिफ, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हैंक पिम को यहाँ पे अपने साइंस के जरिए पता चल गया है, यहाँ पे जरा सा लोकी ही था जो अपना मैजिक इस्तेमाल करके इन सबको गुमराह कर रहा था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली हमारी माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ का एक बहुत ही बड़ा आर्क जो हम चलाते हुए आ रहे थे 8 से 10 एपिसोड से, वो यहाँ पे फाइनली आज ख़त्म होता है। और आपको एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिल रहा होगा स्टोरी के ख़त्म होने से। मतलब इस लिहाज से नहीं कि ये स्टोरी ख़त्म हो गई, लेकिन इस लिहाज से कि ये स्टोरी इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से एंड हुई है। और अभी मैं बता चलूँ कि यहाँ पे माइटी एवेंजर्स का ये आर्क खत्म होता है ज़रूर, लेकिन अभी माइटी एवेंजर्स की और भी स्टोरीज बाकी हैं इस डार्क रेन के अंदर। और आपको मेरे साथ ये बात पे एग्री करना होगा ही कि इस पूरी की पूरी डार्क रेन के अंदर कुछ ही सीरीज़ हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा दिल से मज़ा आता है सुनने के अंदर। और उनमें से माइटी एवेंजर्स सीरीज़ तो श्योरली एक ऐसी सीरीज़ है जो कि आप बहुत ज़्यादा इसका इंतजार करते होंगे, इसकी स्टोरीज़ को पसंद करते होंगे, इनकी टीम्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती होंगी और साथ में जो अलग अलग मेंबर्स हैं। तो अभी के लिए स्टोरी यहाँ खत्म होती है, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इसके एंड के अंदर। सबसे पहली बात कि हैंक पिम को लोकी के बारे में पता चल गया है कि वही दरअसल वांडा बना हुआ था और वो सब चीज़ें करवा रहा है। और इसी वजह से हैंक पिम ने जो है वहाँ पे ऑसबॉर्न से कोई बहस नहीं करी, क्योंकि उनको पता था कि चाहे वो कुछ भी करने की कोशिश करें, लेकिन लोकी का मैजिक यहाँ सब लोगों के ऊपर है, तो वो अपने आप को कभी सही प्रूव कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हैंक पिम लोकी वाली सिचुएशन के साथ क्या करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो एक स्प्लिट सेकंड के लिए सही हमने एक चीज़ देखी थी कि जोकोस्टा की प्रोग्रामिंग के अंदर एक एरर आता है और अल्ट्रॉन उसको प्रोग्रामिंग को हैक कर चुका है। तो हमें ये पता है कि जोकोस्टा के अंदर अल्ट्रॉन तो आ चुका है, लेकिन किस हद तक और वो क्या क्या कर सकता है वो अभी हमें कुछ भी नहीं पता। तो मतलब यही है कि यहाँ पे माइटी एवेंजर्स का एक खतरा खत्म नहीं हो रहा है, उससे पहले ही उन्होंने दूसरे खतरे की तरफ एक हिंट दे दिया है जो कि अल्ट्रॉन का खतरा होने वाला है। और आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर अल्ट्रॉन बहुत बार लौट कर वापसी आता ही रहता है, क्योंकि माइटी एवेंजर्स का स्टोरी आर्क जब शुरू हुआ था पहला एपिसोड, तो उसका पहला विलन ही खुद अल्ट्रॉन था। और अब ऐसा लग रहा है कि हमें इस वॉल्यूम का आखिरी विलन भी अल्ट्रॉन ही दिखने वाला है।
लेकिन ये सारी बातें हम अपने फ्यूचर में देखेंगे माइटी एवेंजर्स की सीरीज़ के अंदर। मैं अभी से कुछ भी आप लोग के लिए स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और इसको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे बार बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को कमेंट करके बताइए कि इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर, पूरे स्टोरी आर्क के अंदर बेस्ट मोमेंट आपको कौन सा लगा था और आपको ये वीडियो कितनी ज़्यादा पसंद आई है। और जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे पहले कि मैं कॉस्मिक क्यूब की पावर इस्तेमाल करूँ और रियलिटी बदल के अपने चैनल के सब्सक्राइबर 1 मिलियन कर लूँ। लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा ना, जो मज़ा तुम लोगों के सब्सक्राइब करने से आएगा। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।